जय हिंद बच्चों एंड गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरली इस टॉपिक को लेके लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से पार्ट में कौन से सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, उसके लिए आर्टिकल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो टॉपिक्स कराने के पीछे मोटिव ये है कि एक तो सबसे आसान टॉपिक्स है, उसके अलावा आसान टॉपिक्स से भी हम आप एग्जाम में जाके क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन गलत न हो इसके लिए आज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित या भारतीय संविधान में जो भाग बताए गए हैं उन भागों से संबंधित सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे और उससे संबंधित जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पार्ट का टॉपिक कंप्लीट होगा और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो टॉपिक जो है आसानी से क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखिए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आप आएंगे या संविधान के भाग के बारे में अगर संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में भाग या पार्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट क्या है, चैप्टर क्या है, शेड्यूल क्या है और उसके अलावा आर्टिकल्स क्या है। तो चलिए अगर ये मान लेते हैं कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखिएगा तो मैं इसको डायग्राम से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो डायग्राम में अगर आप आएंगे तो बड़े वाले गोले को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना। कॉन्स्टिट्यूशन में दो छोटे छोटे गोले बनाए जिसमें एक को हमने माना पार्ट या भाग और दूसरे को हमने बोला शेड्यूल या अनुसूची। पार्ट में अगर आप आएंगे तो एक और आपको गोला मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं चैप्टर। क्या बोलते हैं? चैप्टर या अध्याय के नाम से हम लोग जानते हैं। और चैप्टर के अंदर अगर आप जाइएगा तो आपको एक टॉपिक्स मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं या अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल्स या अनुच्छेद। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखिएगा तो हम लोग पार्ट के बारे में देखते हैं। पार्ट के अंतर्गत चैप्टर्स होते हैं, अध्याय होते हैं और उन चैप्टर और अध्यायों में आर्टिकल्स को, अनुच्छेदों को जो है क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। अलग अलग आर्टिकल्स हम लोग स्टडी करते हैं। इसके अलावा शेड्यूल को अलग से मेंशन किया गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 12 शेड्यूल है। प्रेजेंट में कितने हैं? 12 शेड्यूल है। और जबकि पार्ट के स्तर पे अगर आप आएंगे तो पार्ट जो है वैसे तो है 22, लेकिन काउंटिंग के लेवल पे अगर आप आएंगे, काउंटिंग के लेवल पे या गणना की दृष्टि से इनकी संख्या कितनी है? 25। तो इस प्रकार पार्ट है 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन काउंटिंग के लेवल पे 25 पार्ट्स हैं। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में 22 और 25 दोनों ऑप्शंस दिया है तो आपको सही जो आपका उत्तर होगा, सही ऑप्शन जो होगा, जो 25 होगा, 25 आपको क्या करना है, टिक करना है, यही सही होगा। लेकिन अगर 25 नहीं है और ऑप्शन में 22 है तो ऑब्वियसली जो है 22 क्या होगा, सही होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो पार्ट के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। पार्ट है कितने? 22, लेकिन काउंटिंग के लेवल पे कितने हैं? 25। पार्ट में अगर सब पार्ट आप ऐड कर देंगे, उपभाग, कुछ उपभाग हैं जैसे 4A, 9A, 9B एंड 14A, आप इसको ऐड करेंगे तो इस प्रकार
काउंटिंग के लेवल पे गणना की दृष्टि से जो है 25 आपको पार्ट मिलेंगे, या भारतीय संविधान में 25 भाग मिलेंगे। और अब हम लोग इन 25 भागों के बारे में एक एक करके समझेंगे, उसमें उनके सब्जेक्टों के बारे में समझेंगे, और उसके अलावा उनसे संबंधित क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के भाग, संविधान के भाग। तो संविधान के भाग में अगर आप आएंगे या भाग में अगर आप आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि 1950 में जब संविधान को लागू किया गया, 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान को लागू किया गया, तो उस समय नंबर ऑफ पार्ट कितने थे? तो उस समय नंबर ऑफ पार्ट या भाग की संख्या जो है कितनी थी? तो भाग की संख्या थी 22। कितने थे? 22 पार्ट थे। और अगर आप प्रेजेंट में अगर आप आएंगे, वर्तमान में, प्रेजेंट या वर्तमान में नंबर ऑफ पार्ट या भाग की संख्या कितनी है? तो ये है 25। और 25 आपको काउंटिंग के लेवल पे, किसके लेवल पे? काउंटिंग के लेवल पे या गणना की दृष्टि से इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर पार्ट से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट, और ऑप्शन में 22, 25 दोनों दे रहा है, तो 25 को आपको सही करना है। और अगर 25 नहीं है तो 22 ऑब्वियसली वही आंसर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और एक एक पार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो हम लोग देखते हैं पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 के बारे में देखते हैं। अब देखिए पार्ट 1 में अगर आप आएंगे, भाग 1, पार्ट 1 या भाग 1 में, तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। तो संघ और उसका क्षेत्र जो है, या यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में पार्ट 1 में बताया गया है। और पार्ट 1 के लिए आर्टिकल है 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। बेसिकली इस पार्ट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे जो है जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हुआ, तो उस क्रम में कैसे भारत में स्टेटों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, या कैसे जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस भी किया है कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया 1956, और उससे पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था, जिसके चेयरमैन थे फजल अली, और उस कमीशन को फजल अली कमीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और फजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा जो 1955 में रिपोर्ट दिया गया, गवर्नमेंट ने उसी रिपोर्ट को 1956 में एक्ट बना दिया, अधिनियम बना दिया, और उस अधिनियम के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर भारत में 14 स्टेट बनाए गए, 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और धीरे धीरे जैसे जैसे विकास बढ़ते गया, समय बीतते गया, प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो भारत में इस समय 28 स्टेट है, 28 राज्य हैं, और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार पार्ट 1 में हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 1 में बताया गया है, इंडिया और भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक जो है संघ, राज्यों का संघ है, और राज्यों का संघ का मतलब होता है
यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है कि भारतीय स्टेट्स को इंडियन यूनियन से अलग होने का राइट्स नहीं है, अलग होने का अधिकार नहीं है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो वहां के स्टेट्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग हो सकते हैं। तो यूएसए का जो निर्माण हुआ है, फाउंडेशन हुआ है, वो वहां के प्रोविंस या स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है, एक समझौते से हुआ है। और उस समझौते या कॉन्ट्रैक्ट में ये भी पॉइंट है कि वहां के स्टेट जब चाहे यूएसए से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। भारत राज्यों के यूनियन या संघ से बना है और इस इंडियन यूनियन से किसी भी राज्य को, किसी भी प्रोविंस को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बात आर्टिकल 1 में है। 2 के बारे में अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 2 में ये बताया गया है कि वैसे टेरिटरीज या वैसे क्षेत्र जो भारत के एरिया में या भारत के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में नहीं आते और उस पर पॉलिटिकल राइट भी इंडिया का नहीं है, अगर वैसे क्षेत्र जो है भारत के टेरिटरी में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 2 है, अनुच्छेद 2 है। और आर्टिकल 3 में ये बताया गया है अनुच्छेद 3 में कि किसी राज्य को 2 या अधिक राज्यों में परिवर्तित कर देना, किसी 2 राज्य को मिलाकर एक राज्य बना देना, किसी स्टेट की बाउंड्री लाइन को डिक्रीज कर देना, कम कर देना, छोटा कर देना, और किसी स्टेट की बाउंड्री लाइन को बड़ा कर देना, इंक्रीज कर देना, और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर देना या चेंज कर देना। ये सारे प्रोसीजर्स जो है आर्टिकल 3 के अंतर्गत करे जाते हैं। और आर्टिकल 4 में ये बताया गया है अनुच्छेद 4 में कि 2 और 3 के अंतर्गत जो भी अमेंडमेंट होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा और संविधान में उसे कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। और आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत अमेंडमेंट करने का जो भी अधिकार है वो इंडियन पार्लियामेंट के पास है, भारतीय संसद के पास है, राज्यों के पास नहीं है। राज्यों से सिर्फ सहमति लिया जा सकता है और उसके पास ऐसा कुछ नहीं। ये तो पार्ट 1 के बारे में बातें थी। अब आइए पार्ट 2 के बारे में देखते हैं। पार्ट 2 में अगर आप आएंगे तो सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, नागरिकता के बारे में। और नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक बच्चों बताया गया है। सिटीजनशिप के अंतर्गत बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे रिसीव किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस में जैसे बाय बर्थ, जन्म द्वारा इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए, बाय डिसेंट, उसके माता पिता में से कोई भारत के सिटीजन रहे हो, इस आधार पे मिल जाए, बाय नेचुरलाइजेशन के आधार पे सिटीजनशिप मिल जाए, एंड बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप मिल जाए। ये सारी बातें जो है पार्ट 2 में बताई गई है। और भारत में सिंगल सिटीजनशिप पाया जाता है। सिंगल सिटीजनशिप, भारत में डुअल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता नहीं पाई जाती। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि हम चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो या केरला से हो, किसी भी प्रोविंस से हो, लेकिन हमको जो भी सिटीजनशिप दिया गया है वो इंडियन होने के नाते दिया गया है, भारतीय होने के नाते दिया गया है, न कि यूपी या बिहार या केरला या कर्नाटक के राज्यों के निवासी होने के नाते दिया गया है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमको इंडियन होने के नाते सिटीजनशिप दिया गया है। तो इस प्रकार सिंगल सिटीजनशिप भारत में पाया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये सिटीजनशिप के बारे में था पार्ट 2। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक। देखिए फंडामेंटल राइट्स का मतलब है बच्चों, मूल अधिकार का मतलब है कि राइट ऑफ सिटीजन्स या भारतीय नागरिकों के अधिकार। तो भारतीय नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस राइट्स को जो है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार बोलते हैं। और प्रेजेंट में अगर आप देखिएगा तो मौलिक अधिकार 6 टाइप के हैं, 6 प्रकार के।
राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके अलावा बच्चों अगर आप आएंगे तो राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 एंड 30। और उसके अलावा अगर आप आएंगे आर्टिकल 32, रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो ऐसे केस में बच्चों हम अपने फंडामेंटल राइट्स को, मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जुडिशरी में जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए। और उसके अलावा आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है हम लोग, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम लोग जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए। तो बच्चों पार्ट 3 का मतलब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 तक 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है? तो इसको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। चलिए पार्ट 3 के बाद हम लोग चलते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 में अगर आप आएंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डीपीएसपी का मतलब है बच्चों कि ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स या ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट या सरकार या स्टेट का क्या ड्यूटीज है, क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्यों के बारे में, ड्यूटीज के बारे में पार्ट 4 में बताया गया। और इसके लिए आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक जो है किसके बारे में बताया गया है? तो डीपीएसपी में ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स के बारे में बताया गया है या राज्य के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। राज्यों के कर्तव्यों के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। अब देखिए राज्य का कर्तव्य क्या है, ड्यूटीज क्या है। राज्य का ड्यूटीज या कर्तव्य यह है बच्चा कि राज्य या गवर्नमेंट समय समय पर नए नए एम्प्लॉयमेंट क्या करे, जनरेट करे, जिससे इंडियन सिटीजन या लोगों का विकास या डेवलपमेंट संभव हो सके। और डेवलपमेंट संभव होगा तो ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो भारत का जीडीपी का साइज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसके अलावा क्या ड्यूटीज है? उसके अलावा ड्यूटीज ये है कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, सिक्योरिटी प्रदान करे। सुरक्षा प्रदान का मतलब कि ऐसे लॉ बनाए, ऐसे कानून बनाए, ऐसे अधिनियम बनाए कि जिससे लोग उस अधिनियम या कानून से लोग सिक्योरिटी फील करें, सुरक्षित महसूस करें। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स इज नोन एज डीपीएसपी पार्ट 4 एंड आर्टिकल 36 to 51। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4A या इसको सब पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसको आर्टिकल 51A के अंतर्गत रखा गया है, 51A के अंतर्गत। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में अगर आप आएंगे, इसको बोलते हैं ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, नागरिकों के कर्तव्य के बारे में। जबकि गवर्नमेंट या स्टेट का ड्यूटीज क्या है? डीपीएसपी है। ओके, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बच्चों पार्ट 4A जो है उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 1950 में इंप्लीमेंट किया जा रहा था। डीपीएसपी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया या पार्ट 4A लाया गया 1976 में 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट या 42वां संशोधन 1976 के द्वारा पार्ट 4A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया या
मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। मौलिक कर्तव्य के लिए आर्टिकल 51A भी ऐड किया गया। तो आप इसको ध्यान में रखें कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A में रखा गया। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए है? तो हमारे आपके लिए है। ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स या नागरिकों के कर्तव्य को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पार्ट 4A के बाद बच्चों हम लोग पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे। द यूनियन, या आप इसको बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। या केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार। तो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के बारे में आर्टिकल है अनुच्छेद 52 से लेके 151। आर्टिकल 52 से 151 तक जो है किसके बारे में है पार्ट 5 में? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पद है वो सारे पद जो है किस में आएंगे? इसी सेंट्रल गवर्नमेंट पे पार्ट 5 में आएंगे। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा और इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं पार्लियामेंट। उसके अलावा प्रधानमंत्री, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन, अटॉर्नी जनरल, उसके अलावा अगर आप आएंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ये सारे टॉपिक्स जो है पार्ट 5 के अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत बच्चों। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे अगर आप आएंगे बच्चों पार्ट 6। पार्ट 6 में द स्टेट या राज्य के बारे में बताया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया। तो स्टेट गवर्नमेंट या द राज्य के बारे में बताया गया है और इसके लिए आर्टिकल है 152 से लेकर 237। तो देखो बच्चों इस पार्ट में हम लोग जो है पूरी स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं, उसके बारे में देखते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप आएंगे स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको विधानमंडल के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि विधानमंडल जो है 3 लोगों से मिलकर बनता है। जैसे पार्लियामेंट 3 लोगों से मिलकर बनता है संसद में, सॉरी सेंट्रल में, वैसे स्टेट में विधानमंडल जो है 3 लोगों से मिलकर बनता है। विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, राज्यपाल, ये 3 लोगों से मिलकर जो है स्टेट लेजिस्लेचर या विधानमंडल बनता है। भारत में ऐसे 6 स्टेट हैं, 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों पाया जाता है। और ये विधान परिषद विधानसभा दोनों पाया जाएगा तो इसको बोलते हैं द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय सिस्टम। और द्विसदनीय सिस्टम को ही बोलते हैं बाइकैमरल सिस्टम। बाइकैमरल सिस्टम या द्विसदनीय व्यवस्था। तो बाइकैमरल सिस्टम के कितने स्टेट हैं भारत में? 6 स्टेट हैं जहां पे काउंसिल और असेंबली या विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाए जाते हैं। 6 स्टेट का नाम है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये 6 स्टेट हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ असेंबली भी पाया जाता है। तो चलिए उसके अलावा अगर आप आएंगे तो जो उसके अलावा और स्टेट्स हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट लेजिस्लेचर है या विधानमंडल है वहां पे विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर से मिलके वहां का विधानमंडल बनता है। और इसे हम लोग बोलते हैं एक सदनीय व्यवस्था या इसको बोलते हैं यूनिकैमरल सिस्टम्स। तो इस प्रकार ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आप चीफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एडवोकेट जनरल्स के बारे में पढ़ेंगे या महाधिवक्ता के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग जो है आर्टिकल 152 से 237 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में बताया गया द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल निश्चित। देखिए पार्ट 7 को रिपील्ड कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो है
और इसको निश्चित कब किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, सेवेंथ अमेंडमेंट 1956, 1956 में इसको क्या कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया पार्ट 7 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 7 के बाद। पार्ट 7 के बाद आ जाइए पार्ट 8। पार्ट 8 में द यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है और इसके लिए आर्टिकल है 239 से 242। देखो यूनियन टेरिटरीज के बारे में अगर आप आएंगे तो प्रेजेंट में भारत में 8 यूटी हैं, 8 यूनियन टेरिटरी, 8 यूटी हैं। और इन यूनियन टेरिटरीज के बारे में अगर आप आएंगे तो इन यूनियन टेरिटरीज में केंद्र शासित प्रदेशों में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग पार्ट 8 में पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्ट 9। पार्ट 9 द पंचायत के बारे में बताया गया है, पंचायतों के बारे में, या आप बोल सकते हैं रूरल पंचायत, या आप बोल सकते हैं विलेज पंचायत, विलेज पंचायत, रूरल पंचायत या विलेज पंचायत। तो रूरल पंचायत या विलेज पंचायत अगर आप आएंगे तो इसके लिए पार्ट 9 है, गांव में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, ये सारी व्यवस्थाएं जो है पार्ट 9 में बताई गई है। इसके लिए आर्टिकल है 243 से लेकर 243O तक, 243 से लेकर 243O तक जो है आपको विलेज पंचायत या पंचायतों के बारे में टॉपिक्स मिलेगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे जो है गांव में पंचायत का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, उन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित मुद्दों को क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। कैसे ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है, कैसे विलेज पंचायत में जो है बीडीसी का इलेक्शन होता है, कैसे वार्ड मेंबर सिलेक्ट होते हैं, ग्राम सभा क्या होता है, इन सारे मुद्दों के बारे में, इन सारे इश्यूज के बारे में पार्ट 9 में बताया गया है। कुल मिला के मोटी मोटा आप ये समझिए कि गांव में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाए, कैसे प्रशासन किया जाए, कैसे विकास किया जाए, ये सारी बातें जो है आपको पंचायत से या विलेज पंचायत या पार्ट 9 में मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट 9A, पार्ट 9A द म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिका। तो पार्ट 9A को जो है ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट 1992, 74वां संशोधन 1992 के द्वारा इसको क्या किया गया, इसको जो है जोड़ा गया और म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसी के बाद से म्यूनिसिपैलिटीज का इलेक्शंस और फंडिंग जैसे मामले रेगुलरली कंटिन्यू किए गए, जिससे जो है अर्बन पंचायत में, शहरी पंचायतों में विकास संभव हो सके। इस टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग मेयर्स के इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, सभासद के इलेक्शंस के बारे में। कुल मिला के कहने का मतलब है कि इस टॉपिक्स में हम लोग ये देखते हैं कि अर्बन पंचायत या शहरी पंचायतों में किस तरीके से विकास संभव होता है, उन मुद्दों के बारे में देखते हैं। इसके लिए जो आर्टिकल्स दिए गए हैं 243P से लेकर 243ZG तक, 243P से लेकर 243ZG तक बताया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बच्चा पार्ट 9B। पार्ट 9B में बताया गया है द कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। और सहकारी समितियों के लिए आर्टिकल है 243ZH से ZT, 243ZH से ZT। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी पहले नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9B नहीं था। इसको ऐड किया गया बच्चों 97th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट या 97वां संशोधन 2011 में। इसको 2011 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, उससे पहले ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अमेंडमेंट के बारे में पूछता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा कोऑपरेटिव कमेटीज को, सहकारी समितियों को आर्टिकल 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत
इसको फंडामेंटल राइट्स भी, मूल अधिकार भी डिक्लेयर किया गया है, इसको भी ध्यान में रखना है, पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार पार्ट 9B के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पार्ट 10 में आते हैं। पार्ट 10 में अगर आप आएंगे तो पार्ट 10 में जो है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया गया, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में। तो SC ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से संबंधित एरियाज के बारे में, क्षेत्रों के बारे में डिस्कस किया गया है, और इसके लिए आर्टिकल है 244 से 244A। कोई भी क्षेत्र SC एरिया है या ST एरिया है, इस बात को डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं, पार्ट 11। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है, और इसके लिए आर्टिकल है 245 से 263, 245 से 263 के बारे में बताया गया है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। देखिए, जब केंद्र और राज्य के बीच रिलेशन का मतलब आता है तो रिलेशंस जो है 3 स्तर पे हम लोग देखते हैं। एक लेजिस्लेटिव लेवल पे, विधायी स्तर पे, दूसरा हम लोग जो है फाइनेंशियल लेवल पे देखते हैं, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, प्रशासन के स्तर पे। 3 स्तर पे हम लोग बात करते हैं। जनरली अगर केंद्र और राज्य के बीच अगर फाइनेंशियल स्तर पे सभी स्टेटों को बराबर तरीके से पैसा दिया जाता है विकास करने के लिए केंद्र के द्वारा, तो केंद्र और सभी राज्यों के बीच संबंध जो है बेहतर होंगे। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि जिस पार्टी का सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, उस पार्टी की सरकार अगर स्टेट गवर्नमेंट में भी होती है तो उसमें जो है फाइनेंशियल मामलों में थोड़ा ज़्यादा जो है तवज्जो दिया जाता है रादर देन अदर पार्टी के गवर्नमेंट को। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि रिलेशंस को अगर बेहतर करना है तो रिलेशंस को बेहतर करने के लिए केंद्र को सभी राज्यों को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, या ऐसा नहीं है कि किसी राज्य को ज़्यादा तवज्जो देना और किसी राज्य को कम तवज्जो देना। तो वैसे केस में सारे राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का मतलब क्या है? सहकारी संघवाद का मतलब है बच्चों कि संघवाद का मतलब है, फेडरल का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेवल ऑफ सेंटर एंड स्टेट। तो डुअल पावर आपको दिखेगा, केंद्र और राज्य के स्तर पर शक्तियों को बांट दिया गया है, तो डुअल लेजिस्लेटिव, डुअल एग्जीक्यूटिव, डुअल जुडिशरी, ये सारे मुद्दे दिखाई देते हैं। तो कह रहा है सहकारी संघवाद, कहने का मतलब कि अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाना है तो इस संघवाद को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य के मध्य संबंध या रिलेशंस बेहतर होने चाहिए, दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है लंबे समय तक मेंटेन हो सकता है। तो इस प्रकार पार्ट 11 जो है सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशंस के बारे में क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पार्ट 12। पार्ट 12 कुछ खास नहीं है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, वित्त संबंधी अनुबंध और सूट 264 से 300A तक है। और इसमें अगर आप आएंगे तो व्यापार से संबंधित मुद्दे बताए गए हैं, फाइनेंस से संबंधित, ट्रेड से संबंधित मुद्दे। उसके अलावा पार्ट 13 में अगर आप आएंगे तो पार्ट 13 में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, ट्रेड कैसे किया जाए, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ट्रेड क्या पैटर्न हो, क्या तरीका हो, ये सारी बातें जो है पार्ट 13 में मेंशन करी गई है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 14। पार्ट 14 में बताया गया है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स,
केंद्र और राज्य के सेवाओं के बारे में, सर्विसेज के बारे में बताया गया। जैसे अगर आप आएंगे तो यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसी में बात करेंगे। और इसके लिए आर्टिकल है 308 से लेकर 323, इसी में हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। अखिल भारतीय सेवाएं, तो भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस एंड आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट अ फॉरेन सर्विस। तो फॉरेन सर्विस जो है ऑल इंडिया सर्विसेज की कैटेगरी में नहीं आता, यह जो है किसकी कैटेगरी में आता है, तो फॉरेन सर्विस सेंट्रल सर्विसेज में आता है। जबकि फॉरेस्ट सर्विस जो है, फॉरेस्ट सर्विस, वन सेवा, ये जो है ऑल इंडिया सर्विसेज के कैटेगरी में आता है। अब चलिए, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में, पार्ट 14A। पार्ट 14A और पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण के बारे में बताया गया है। इसके लिए आर्टिकल है 323A से 323B, 323A से 323B के बारे में बताया गया है। इसमें जो है जनरली जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं उनसे संबंधित ऑफिशियल मामले देखे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। पार्ट 15 में इलेक्शन, चुनाव के बारे में बताया गया है, जिसमें एक कमीशन है इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। और निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर आप आएंगे तो इसके लिए 324 से 329A। तो निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमीशन, 2 अदर इलेक्शन कमीशन कमिश्नर होते हैं, जिनका काम है चुनाव डिक्लेयर करना, डेट उसका जारी करना, उसके अलावा चुनाव को फ्री एंड फेयर कंप्लीट कराना, उसके अलावा वोटर लिस्ट को अपडेट कराना, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, कौन सी पार्टियां नेशनल पार्टियां हैं, कौन सी पार्टियां रीजनल पार्टियां हैं, इसका तमका भी देना। ये सारे कार्य जो है इलेक्शन कमीशंस के द्वारा किया जाता है। और ये भी टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे पार्ट 16, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें इसके लिए आर्टिकल है 330 से लेकर 342, 330 से 342। नेक्स्ट अगर आप आएंगे पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया, राजभाषा के बारे में। तो इंडिया में जो हिंदी है, हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। उसके अलावा जुडिशरी की जो है भाषा कौन सी है, इंग्लिश है। ये सारी बातें जो है हम लोग पार्ट 17 में पढ़ेंगे और इसके लिए आर्टिकल है 343 से लेकर 351। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 18। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन से आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया गया है, जो 352 से 360 तक है, जिसमें 3 प्रकार की इमरजेंसीज हैं, आर्टिकल 352, 356 एंड आर्टिकल 360। 352 में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन एंड 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो ये इमरजेंसीज है, इस इमरजेंसीज के बारे में पार्ट 18 में डिस्कस किया गया है। पार्ट 19 मिसलेनियस, विविध मुद्दे जो है शामिल किए गए हैं, इसके लिए 361 से 367 मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसके लिए आर्टिकल 368 है, अनुच्छेद 368 है, आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 में
368 में संविधान में संशोधन कैसे किया जाए इसके बारे में बताया गया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में इसमें बताया गया। आर्टिकल 368 में जो पार्ट है 20, 3 तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है, 3 तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है, 3 तरीके से संशोधन किया जा सकता है, जिसमें 3 तरीके से संशोधन में अगर आप आएंगे सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट अगर आप आएंगे पार्ट 21 टेम्पोरेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस 369 से 392 एंड पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे इसके बारे में 393 से 395। तो इस प्रकार आपने देखा कि पार्ट हैं कितने 22, लेकिन काउंटिंग के लेवल पे कितने हैं 25, और इसके अलावा आर्टिकल भी कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये देखिए 395 तक आर्टिकल या अनुच्छेद भी 395 है। लेकिन काउंटिंग के लेवल पे अगर आप आएंगे गणना की दृष्टि से तो ये 450 प्लस। तो इस प्रकार हम लोगों ने पार्ट से संबंधित मुद्दों के बारे में देखा। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।